स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा में। सीटेट की रिपीटेड क्वेश्चन की इस सीरीज में आज हम देखेंगे मैथ्स के पेडागोजी के प्रश्न। तो इस प्रकार हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होगा? ऑप्शन ए, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। ऑप्शन बी, इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। ऑप्शन सी, दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि का प्रयोग करके। ऑप्शन डी, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो मेनली क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं, उनको आप यह चीज़ को कैसे बताएंगे, समझा पाएंगे कि जैसे दो संख्याओं का गुणनफल सदैव उन संख्याओं से बड़ा नहीं होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका सबसे बेस्ट जो तरीका होता है उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ग्रिड पेपर ले लेंगे, ग्रिड पेपर पे दो दशमलव की संख्याओं को लेंगे और उनको गुणा करके दिखाएंगे कि उनका गुणनफल हमेशा उन दोनों से छोटा भी हो सकता है। जैसे कि समझने का हम प्रयास करें, वो तो कक्षा 4 के बच्चे रहेंगे, लेकिन आप तो सीटेट की तैयारी वाले हैं। ऐसे समझिए, एक जो आप दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 0.2 को गुणा करते हैं 0.3 से, तो ये हमारा गुणनफल कितना हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा, 0.06 हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो गुणनफल आया है वो 0.06 यह 0.2 से भी छोटा है और 0.3 से भी छोटा है। तो इस तरह से हम इस संकल्पना को विकसित कर सकते हैं। तो होगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन सी, केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी, अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शंस के हिसाब से चलें तो हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो पहले ही कट जाएंगे, क्योंकि केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना नाइंसाफ़ी होगी। अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, यह भी गलत है, क्यों नहीं करना चाहिए। बचते हैं दो ऑप्शंस, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, यह तो एक तरह से नकल हो जाएगा। इसमें बच्चों को करके सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिससे हमारी उनकी गलतियों के बारे में हम उनसे जानकारी नहीं ले सकते हैं उनकी। जैसे कि हमने देख लिया कहीं कि भैया प्रामाणिक माप ये है, इतना ही ये होता है, तो हम उसको कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, जैसे कि प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। जैसे कि बच्चों को करने देना चाहिए कि हाँ 1 किलो कितना होता है, तो 1 किलो जैसे 1 केजी जो है उसको उनको उठा कर देना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारे हिसाब से यह कितना होता है, तो ये इतना होना चाहिए। फिर हम उनको प्रामाणिक माप से करके दिखाएंगे कि नहीं देखो 1 किलो इतना होता है, तो वो अपनी गलतियों को सुधारेंगे, समझेंगे और फिर वो उनकी दिमाग में बढ़िया से बैठ जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए, क्षेत्रीय भ्रमण।
ऑप्शन बी मौखिक परीक्षा। ऑप्शन ए में 3 चीज़ें हैं, क्षेत्रीय भरण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक। ऑप्शन बी है सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। ऑप्शन सी है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। ऑप्शन डी है क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। तो क्वेश्चन हमारा एक बार आइए देखते हैं। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो हम देखते हैं गणित का संबंध बताने के लिए अन्य विषयों से या फिर वास्तविक जीवन से उसे जोड़ने के लिए शैक्षिक भ्रमण, ऑप्शन ए को देखते हैं। शैक्षिक भ्रमण सही चीज़ है। मौखिक परीक्षा से कुछ विकसित नहीं होगा जो वास्तविक ज़िंदगी, और इससे ये हमारा सही नहीं होगा, ये ऑप्शन कट गए। सर्वेक्षण जरूरी है, ऑप्शन बी में है, ये सही है, तो ऑप्शन ए तो हमारा कट गया। परियोजना भी सही है, उससे हमारा विकसित होता है चीज़ें। जांच सूची बच्चों के मूल्यांकन की योजना नहीं हो सकती, इसलिए इसको काट देते हैं। क्षेत्रीय भ्रमण सही है। मौखिक परीक्षा से ये ऑप्शन कट गया यहाँ पे सी। अब बचा डी ऑप्शन, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि क्षेत्रीय भ्रमण भी सही है, सर्वेक्षण सही है, या फिर परियोजना कार्य भी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन ए टेलर का गिनतारा, भिन्न का कीट, संख्या चार्ट। ऑप्शन बी है संख्या चार्ट, कंप्यूटर या फिर जियो बोर्ड। ऑप्शन सी है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर या फिर जियो बोर्ड। ऑप्शन डी है कंप्यूटर, संख्या चार्ट या फिर जियो बोर्ड। गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ पे दृष्टिबाधितों के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, तो हम देखते हैं। टेलर का गिनतारा बिल्कुल सही बात है। भिन्न का कीट नहीं, ये सही नहीं है कि जब वो दृष्टिबाधित है तो भिन्न की संकल्पना कैसे देख पाएगा, समझ पाएगा। संख्या चार्ट भी सही नहीं है, क्योंकि संख्या चार्ट वो कैसे देखेगा, नहीं देख पाएगा ना, वो दृष्टिबाधित ही तो है, तो यह कट जाएगा। संख्या चार्ट ऑप्शन इस तरह से ऑप्शन ए हमारा कट गया। संख्या चार्ट आ गया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी भी कट गया। ऑप्शन सी को देखते हैं। टेलर का गिनतारा सही है। कंप्यूटर और जियो बोर्ड, तो कंप्यूटर पे ठीक है हम ऑडियो का यूज कर सकते हैं, जियो बोर्ड में भी हम ये फैसिलिटीज़ होती हैं, तो यह भी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। डी भी कट जाएगा क्योंकि वहाँ पे संख्या चार्ट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, जो इस प्रकार है। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय से प्रवीण है। ऑप्शन ए वर्गीकरण, प्रतिवर्त्या, अनुपातिक विवेचन। ऑप्शन बी पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तिता, आनुपातिक विवेचन। ऑप्शन सी पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन। ऑप्शन डी पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्त्या। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं, ये प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं, उनमें संख्याओं को संदर्भ को विकसित करना है, तो आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि पंक्तिबद्धता सिखाएंगे, फिर उनका वर्गीकरण उनको करना सिखाएंगे, फिर प्रतिवर्तिता करना सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबड़, शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना करना शुरू किया। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऑप्शन ए अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। ऑप्शन बी स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत।
ऑप्शन सी एकाएकी संगतता सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी अमूर्तन सिद्धांत। तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, उससे सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा गया तो उसने गणना करके तो बताया, लेकिन उसने क्या किया, जो पेन है उसको अलग बताया, रबड़ को अलग बताया और शार्पनर को अलग बताया, लेकिन उसने टोटल सही काउंट किया कि 10 वस्तुएं इस तरह से बताया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उसे अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत का कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। कक्षा सेकंड की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों की संकल्पना को कैसे समझाएंगी? हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम न हो। स्तंभ विधि में अभ्यास कराने के लिए बहुत प्रयास करेंगी। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। ऑप्शन डी तो हमारा यहीं से कट जाता है। अब बचते हैं अन्य ऑप्शन, उनको भी हम देखते हैं। ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। हमेशा दाई और इकाई के स्तंभ में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम पैदा न हो। ये ठीक है लेकिन उतना सही नहीं है। स्तंभ विधि में अभ्यास करने से बहुत सारे प्रश्न देंगी। बहुत सारे प्रश्न देने से कोई कार्य नहीं होना चाहिए, संकल्पना को बढ़िया से समझाना पड़ता है। ये क्वेश्चन भी ऑप्शन भी कट जाएगा। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बच्चे फिजिकल वस्तुओं से देखते हैं, सीखते हैं, वो ज़्यादा उनके दिमाग में बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। यहाँ पे सत्य नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रतिचित्रण गणित का भाग नहीं है। यह कथन बिल्कुल गलत है। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है, अस्तित्व का भाव पैदा करता है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल यह भी सही बात है। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है कि गणित का अन्य विषयों में कैसे प्रयोग होगा यह चीज़ हमें प्रतिचित्रण के द्वारा पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिरूप, ऑप्शन बी कोण, ऑप्शन सी सममिति, ऑप्शन डी चौपड़। आइए एक एक करके देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पूछा है, प्राथमिक स्तर पर प्रतिरूप पैटर्न बिल्कुल होता है। सममिति बिल्कुल यह भी होती है। चौपड़ भी उपयोग किया जाता है, लेकिन कोण का जो संकल्पना होती है यह प्राथमिक स्तर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक आवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ऑप्शन सी गणित को आनंदमय बनाने में, ऑप्शन डी समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो इसके जो ऑप्शंस हैं मोर देन वन सही हैं, इसलिए आपको नीचे के 4 विकल्पों के हिसाब से चयन करना है। तो देखते हैं, आइए एक एक करके। गणित में खेल और पहेलियाँ किस चीज़ के लिए मदद करती है? गणित के प्रति सकारात्मक अभिरुचि को विकसित करने में, बिल्कुल सही बात है। गणित और प्रतिदिन के विचारों को संबंध स्थापित करने में, बिल्कुल सही बात है, खेल विधि यही होती ही है। गणित को आनंदमय बनाने में, बिल्कुल ठीक है। गणित को बोरिंग करने से यह एक प्राथमिक स्तर पर एक कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसलिए इसको आनंदमय बनाने के लिए पहेलियाँ और खेल
बहुत ज़रूरी होते हैं समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। यह तो बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे चारों ही ऑप्शन सही हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें चारों ही दिए गए हैं? ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक दिए हुए आयत और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं? कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, आलेख या फिर ग्राफ पेपर के प्रयोग से। देखते हैं क्वेश्चन को एक बार और। आयत लिया गया है और एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। तो आप शिक्षक रहेंगे तो कैसे इस चीज़ को समझाएंगे उनको? तो कागज़ को मोड़ने के प्रयोग से नहीं, इससे तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज अलग हो जाएगा और आयत ऐसा सीधा सीधा होगा 90 डिग्री पे, समानांतर चतुर्भुज ऐसे तिरछा भी हो सकता है। तो कहाँ से मोड़ेंगे, इसे समझ नहीं पाएगा। पैमाने के प्रयोग से, कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं, उनको पैमाने के प्रयोग से सिखाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। जियो बोर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। आरेख और ग्राफ पेपर से, बिल्कुल ये सही है, आरेख और ग्राफ पेपर से हम ये चीज़ को सिखा सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर में ऐसे ऐसे करके समान दूरी पे समान स्तंभ में खाने होते हैं, जिनसे हम उनको काउंट करके भी सिखा सकते हैं कि देखो इतने खाने इसमें भी हैं, इतने खानों का क्षेत्रफल इसमें भी आ रहा है, समान हो रहा है। तो इस तरह से इसको हम सिखा सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। ऑप्शन बी, गणित के बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना। या फिर ऑप्शन डी, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, आइए देखते हैं। तो जो डी ऑप्शन है, तर्क संगत विचार को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। गणित का उद्देश्य होना चाहिए। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल यह भी सही है, होना चाहिए। गणित के बच्चों को जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, बिल्कुल यह भी सही है। ज़िंदगी से अनुभव करके सीखेंगे तो अच्छी तरह से सीख सकेंगे। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, प्राथमिक स्तर पर गणित का हमारा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एक छोटा सा सेशन, जो कि गणित पेडागॉजी से क्वेश्चन लिए गए थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और क्या इसी तरह की वीडियो चाहिए। इस वीडियो की सफलता यह डिसाइड करेगी कि हम आगे इस तरह के सेशन और लाते हैं कि नहीं लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर कभी अगले सेशन में।